Students, today we are going to discuss linear dependence and independence of row and column matrices. Any quantity having n component is called a vector of order n. If a1, a2, a3, an are elements of field F, then these numbers written in a particular order form a vector. Thus, n-dimensional vector space over a field F is written as x equal to a1, a2, an ऐसे. इसके अंदर ये n कोऑर्डिनेट्स हैं या n कंपोनेंट्स हैं, तो इसको हम n वेक्टर कहेंगे. इसी तरीके से अगर रो मैट्रिक्स है आपके पास, मीन्स 1 क्रॉस n का, मीन्स उसके अंदर 1 रो है, तो वो इसी तरह का होगा ना, x इक्वल टू a1, a2, an. तो इसको भी हम इसी तरीके से डील कर सकते हैं. और सेम टाइप से अगर कॉलम मैट्रिक्स है n क्रॉस 1 टाइप का, वो ऐसा होगा, तो उसको भी हम इसी तरीके से लिख सकते हैं. तो रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स जो हैं, दोज आर कंसिडर्ड एज n डायमेंशनल वेक्टर x ओवर द फील्ड f. जबकि आपके पास ये a1, a2, an कहां से आ रहे हैं? f से आ रहे हैं. ठीक है. अब इन वेक्टर्स को हम लीनियरली डिपेंडेंट कब कहेंगे और लीनियरली इंडिपेंडेंट कब कहेंगे? लीनियरली डिपेंडेंट देखो कब कहेंगे. द वेक्टर्स x1, x2, xn आर सेट टू बी linearly dependent if there exist n numbers c1, c2, cn not all 0 such that c1 x1, c2 x2 plus c3 x3 plus cn xn is 0. मतलब जितने वेक्टर्स हैं उतने ही आपके पास क्या होने चाहिए? नंबर्स या कांस्टेंट्स. और ये कांस्टेंट अगर सारे जीरो ना हो, और ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन बन रहा है ना, इसको हम लीनियर कॉम्बिनेशन कहते हैं. मतलब एक कांस्टेंट एक वेक्टर प्लस दूसरा कांस्टेंट दूसरा वेक्टर प्लस तीसरा कांस्टेंट तीसरा वेक्टर एंड लास्ट कांस्टेंट एंड लास्ट वेक्टर, इन सब का जो सम है, दिस इज कॉल्ड द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज एन वेक्टर्स. और अगर ये लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो हो जाए, जबकि कोफिशिएंट कैसे हैं? सारे जीरो नहीं हैं, तो वेक्टर्स कैसे कहलाएंगे? लीनियरली डिपेंडेंट. और लीनियरली इंडिपेंडेंट कब होंगे? कि अगर ये लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो है तो सारे कोफिशिएंट भी जरूर जीरो होने चाहिए. तो डेफिनेशन क्या आएगा? द वेक्टर्स x1, x2, xn आर सेट टू बी linearly independent if there exist n numbers c1, c2, cn such that the relation c1 x1 plus c2 x2 plus c3 x3 plus cn xn equal to 0 gives that all the coefficients c1, c2, c3, cn are 0. सब के सब कैसे होने चाहिए? 0. तो अब इससे रिलेटेड कुछ छोटी छोटी थ्योरम्स कर रहे हैं. पहली थ्योरम ये है कि prove that if two vectors are linearly dependent then one of them is the scalar multiple of other. मतलब अगर दो वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट है तो एक दूसरे का स्केलर मल्टीपल होगा. जैसे कि मान लो मैं ये कहती हूं कि हाइट और वेट जो है वो किसी भी व्यक्ति के लिए आपस में डिपेंडेंट होते हैं ना. तो वो कैसे डिपेंडेंट होते हैं? क्योंकि हमारे पास एक कोफिशिएंट होता है कि जितने इंच की हाइट है, रफली नॉर्मल वेट जो है वो भी उतने ही केजी होना चाहिए. ठीक है ना. तो इसलिए आपके पास एक रिलेशन आ जाता है उन दोनों के बीच में, तो वो डिपेंडेंट हो जाते हैं. सेम टाइप से एक जो है वो दूसरे का कांस्टेंट टाइम स्केलर टाइम मल्टीपल होना चाहिए. तो अब आपको वो थ्योरेटिकली प्रूव करना है. लेट u एंड v बी द टू linearly dependent set of vectors, then there exist scalars a and b not both zero. डिपेंडेंट है ये, तो डिपेंडेंट की डेफिनेशन में जो कांस्टेंट आएंगे, जितने वेक्टर उतने कांस्टेंट a और b आ गए, दोनों जीरो नहीं हो सकते. सच दैट a इंटू यू पहला वेक्टर प्लस दूसरा स्केलर इंटू दूसरा वेक्टर b इंटू v, दिस शुड बी जीरो. अब केस 1 ले लो. अगर a नॉट इक्वल टू जीरो है तो उस केस में हम a से डिवाइड कर सकते हैं. तो इसलिए a को लेफ्ट साइड पे और b को दूसरी साइड पे ले गए, तो यहां से आपके पास u की वैल्यू आ गई माइनस b बाय a, क्योंकि a से मैं डिवाइड कर सकती थी. तो ये कांस्टेंट हो गया ना, तो u बिकम्स स्केलर मल्टीपल ऑफ v. इसी तरह से अगर b नॉट इक्वल टू जीरो है तो bv की वैल्यू क्या आ गई? माइनस a u आ गई. और v की वैल्यू क्या आ गई? माइनस a बाय b u. तो v आ गया स्केलर मल्टीपल ऑफ u. तो या तो a स्केलर मल्टीपल ऑफ u स्केलर मल्टीपल ऑफ v होगा या v स्केलर मल्टीपल ऑफ u होगा. तो दिस प्रूव्स द रिजल्ट.
नेक्स्ट थ्योरम क्या है कि सेट कंटेनिंग ओनली द जीरो वेक्टर इज लीनियरली डिपेंडेंट। अगर किसी सेट में सिर्फ और सिर्फ जीरो वेक्टर हो तो वो लीनियरली डिपेंडेंट होगा। क्यों? फॉर जीरो वेक्टर हम कोई भी कांस्टेंट ले लें a नॉट इक्वल टू जीरो, तो a इंटू जीरो तो जीरो आ गया ना, तो इसका मतलब इसका लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो आ गया, जबकि इसका कोएफिशिएंट कैसा है? नॉन जीरो है। सो दिस बिकम्स लीनियरली डिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स, क्योंकि यही डेफिनेशन है आपके पास। डिपेंडेंट कब होता है? जब कोई भी एक कोएफिशिएंट अगर नॉन जीरो आ गया और लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो है, तो इसका मतलब वेक्टर्स कैसे हो जाएंगे? लीनियरली डिपेंडेंट। अब अगला वाला छोटा सा रिजल्ट, सेकंड वाला, ए सेट कंटेनिंग ओनली ए नॉन जीरो वेक्टर इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। अगर किसी सेट में एक नॉन जीरो वेक्टर है तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। क्यों? क्योंकि अगर मान लो आपके पास कोई सेट है जिसके अंदर नॉन जीरो वेक्टर है x, तो उस केस में अगर मैं ये कॉम्बिनेशन लूंगी, एक स्केलर a इंटू वेक्टर x इक्वल टू जीरो, और अगर इसको जीरो बनाना है, x तो जीरो है नहीं तो a को जीरो होना पड़ेगा, और जब कोएफिशिएंट जीरो आ गया तो इसका मतलब सेट हैविंग वेक्टर x इज लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट में सारे कोएफिशिएंट जीरो, लीनियरली डिपेंडेंट में कम से कम एक कोएफिशिएंट नॉन जीरो। तो ये मेन बात आपने ध्यान रखनी है, और लीनियर कॉम्बिनेशन दोनों में ही जीरो। तो ए सेट विच कंटेन्स द नल वेक्टर जीरो इज लीनियरली डिपेंडेंट। मतलब अगर किसी सेट में एक नल वेक्टर है जीरो और बाकी चाहे सारे नॉन जीरो हो तो भी वो सेट कैसा हो जाएगा? लीनियरली डिपेंडेंट। मान लो x1 x2 xr कोई सेट ऑफ वेक्टर्स है जिसमें से xi वेक्टर कैसा है? जीरो है। तो उस केस में हम इनका लीनियर कॉम्बिनेशन इस तरह से बना लें, जीरो इंटू x1 ले लिया, जीरो इंटू x2 ले लिया, जीरो इंटू xi माइनस वन ले लिया, लेकिन xi के सामने लगा दिया मैंने वन, एंड प्लस जीरो इंटू xi प्लस वन, जीरो इंटू xr। तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन में क्योंकि xi जीरो है तो इसका मतलब ये भी जीरो हो गया, तो दिस इज जीरो। तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन आ गया, ऐसा लीनियर कॉम्बिनेशन जिसकी वैल्यू जीरो है, लेकिन इस लीनियर कॉम्बिनेशन में एक कोएफिशिएंट नॉट इक्वल टू जीरो है, ये वन है। सो ये वेक्टर्स कैसे हो गए? लीनियरली डिपेंडेंट। सो दिस सेट इज लीनियरली डिपेंडेंट सेट। अब नेक्स्ट आपको क्या प्रूव करना है? एवरी सुपर सेट ऑफ ए लीनियरली डिपेंडेंट सेट इज लीनियरली डिपेंडेंट। मतलब अगर कोई सेट लीनियरली डिपेंडेंट है तो उसका सुपर सेट, मतलब उससे बड़ा सेट, वो सेट भी लीनियरली डिपेंडेंट होगा। तो मान लो SP जो है वो x1 x2 xp तक वेक्टर्स ले लिए, बी द सेट ऑफ p वेक्टर्स विच इज लीनियरली डिपेंडेंट। और मान लो SR जो है वो इससे बड़ा सेट है SP से, तो उसमें x1 x2 xp तक तो ले ही लिए, उसके बाद वाले xp प्लस वन xr तक ले लिए, तो r जो है वो p से बड़ा है, तो उस केस में SR सुपर सेट हो गया SP का। ठीक है ना? अब प्रूव क्या करना है कि SP तो लीनियरली डिपेंडेंट दे रखा है और SR को लीनियरली डिपेंडेंट प्रूव करना है। क्योंकि SR ये वाला SP ये लीनियरली डिपेंडेंट दे रखा है, तो इसका मतलब बाय डेफिनेशन देयर एग्जिस्ट स्केलर्स a1 a2 ap नॉट ऑल जीरो सच दैट क्या होना चाहिए? लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो होना चाहिए। तो लीनियर कॉम्बिनेशन बनाओ, a1 इंटू x1 a2 इंटू x2 प्लस ap इंटू xp। ये इस तरह से आ गया ना लीनियर कॉम्बिनेशन, ये क्या आ गया? जीरो, जबकि कोएफिशिएंट कैसे हैं? सारे जीरो नहीं है। अब हमें तो लीनियर कॉम्बिनेशन इन वेक्टर्स का बनाना है जो कि xr तक है, तो कैसे बनाएं? हम इसमें क्या करें, इसी को दोबारा से लिख लेते हैं। कैसे? शुरू का तो हमने यहीं तक ऐसा कैसा लिख लिया, उसके बाद जीरो इंटू एक्सपी प्लस वन, जीरो इंटू एक्सपी प्लस टू, जीरो इंटू एक्स आर इक्वल टू जीरो। तो ये किसका लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया? ये हो गया x1 x2 xp xr तक का लीनियर कॉम्बिनेशन, जिसके अंदर आपके कोएफिशिएंट्स क्या है? a1 a2 a3 ap 0 0। लेकिन a1 a2 a3 ap तक सारे तो जीरो नहीं है, कोई ना कोई एक तो जरूर नॉन जीरो है। तो इसका मतलब एक लीनियर कॉम्बिनेशन आ गया SR सेट के वेक्टर्स का जिसके अंदर कम से कम एक कोएफिशिएंट नॉन जीरो है, इसलिए ये सेट बन गया लीनियरली डिपेंडेंट सेट। सो every superset of a linearly dependent set is linearly dependent। अब नेक्स्ट क्या है? वर्किंग रूल टू डिटरमिन whether the vectors x1 x2 xn are
लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। तो क्वेश्चन में कैसे करना है, क्वेश्चन भी तो आते हैं ना, थ्योरम भी आती है, क्वेश्चन भी आते हैं। तो आपको क्या करना है, आपने अगर n वेक्टर्स का चेक करना है तो n ही स्केलर ले लो और सबसे पहले लीनियर कॉम्बिनेशन बना लो c1x1 c2x2 cnxn और उसको 0 पुट कर दो। फिर इनको सोल्व करो टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ c1 c2 cn। अगर c1 c2 cn सारे 0 आ गए और सिर्फ यही सॉल्यूशन है 1 का और कोई सॉल्यूशन नहीं है तो x1 x2 xn कैसे हो जाएंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट। और अगर एक भी ci नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो वेक्टर्स कैसे हो जाएंगे, लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है ना। तो इसलिए इस केस में एक्चुअल वैल्यू नहीं निकालनी होती c1 c2 cn की, बस हमें ये होना चाहिए कि कम से कम एक कोएफिशिएंट नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है। और दूसरा मेथड क्या होगा, जो कि ज्यादा ऑथेंटिक मेथड है, जो कि मैं हमेशा इसी को प्रेफर करती हूँ। अल्टरनेट मेथड क्या है कि आप एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करो A जिसके जो n कॉलम्स हैं वो दिए हुए n वेक्टर्स हों x1 x2 xn। ठीक है ना। फिर उसको रो इकोलन फॉर्म में चेंज करो बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। फिर उसका रैंक निकालो, रैंक मतलब नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। अगर रैंक n के इक्वल है, क्योंकि n अननोन्स हैं जो आपने निकालने हैं, x1 x2 xn है ना, तो x1 x2 xn की जो वैल्यूज हैं अगर आपके पास निकालनी है वो n अननोन्स हैं। अगर रैंक कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का n आ गया, अननोन भी n है, तो उस केस में सिर्फ 0 सॉल्यूशन आएगा और वेक्टर्स हो जाएंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट। और अगर ये रैंक लेस देन n आया तो उस केस में आपके पास नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन आएगा और इसलिए x1 x2 xn कैसे हो जाएंगे, लीनियरली डिपेंडेंट। तो अब एक एग्जांपल देख लो, प्रूव दैट द सेट ऑफ वेक्टर्स, ये आपके पास दे रखा था, ये लीनियरली डिपेंडेंट हैं। ये u है, ये v है और ये w है। 3 है तो 3 ही आपने कोएफिशिएंट ले लिए a b c, a इंटू पहला वेक्टर, b इंटू दूसरा वेक्टर और c इंटू तीसरा वेक्टर इक्वल टू 0। 0 सेम टाइप की लेनी है, यहाँ 3 कोऑर्डिनेट है तो यहाँ भी 3 ही कोऑर्डिनेट लेने हैं। अब पहला देखो, इस पहले कोएफिशिएंट को a से मल्टीप्लाई किया, प्लस में पहले कोएफिशिएंट को पहले इसको मल्टीप्लाई कर लो, नहीं तो देखो a से मल्टीप्लाई करो, a 3a 2a, इसको b से b माइनस 7b माइनस 8b ऐसे। फिर ऐड कौन से होंगे, पहले में पहला कोएफिशिएंट होगा, कंपोनेंट होगा a प्लस b, फिर यहां से पहला प्लस 2c, फिर ये ऐड होंगे 3a माइनस 7b प्लस c, फिर ये तीसरे ऐड होंगे 2a माइनस 8b माइनस c इक्वल टू 0। ये 3 इक्वेशन आपके पास आ गई। तो इन 3 इक्वेशंस को अब आपको सोल्व करना है। तो इन 3 इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए आपको ऐड किया 3 एंड 4 को। क्यों, क्योंकि इसमें c था, इसमें माइनस c था, तो c कैंसिल हो जाएगा, इसलिए ताकि 2 में वेरिएबल में आपकी आ जाए। तो इसलिए आपके पास आ गया 5a माइनस 15b इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू आ गई 3b। इस वैल्यू को आप 3 में पुट करोगे तो ये आपके पास 3 इंटू 3b माइनस 7b, ये सोल्व करो तो ये आपके पास c की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2b। अब a की वैल्यू भी b में आ गई, c की वैल्यू भी b में आ गई, तो दूसरी इक्वेशन में या पहली में पुट कर दो। तो वहां से आपके पास जब आप पुट करोगे तो आपके पास पुट करने से ये सेटिस्फाई हो रहा है, विच इज ट्रू, गिविंग डिफरेंट रियल वैल्यूज ऑफ b। मतलब b की अगर आप कोई भी वैल्यू लोगे तो a और b की वैल्यूज आ जाएंगी, मतलब इनफाइनाइट वैल्यूज आपके पास आ जाएंगी। इसलिए ये लीनियरली डिपेंडेंट सेट है। लेकिन सबसे अच्छा मेथड ये है, जो कि मैं आपको दूसरे वाला प्रेफर करूंगी। आप सबसे पहले मैट्रिक्स बनाओ जिसके अंदर आपको कॉलम क्या लिखने हैं, दिए हुए वेक्टर। तो ये दिए हुए वेक्टर के 1 3 2 पहला वेक्टर था, 1 माइनस 7 माइनस 8 दूसरा था, 2 1 माइनस 1 तीसरा था। ये u है, ये v है और ये w है। तो आप सबसे पहले a बना लो, उसके बाद आपने इसको रो इक्वलन फॉर्म में बनाना है। तो आपको ऑपरेशन लगाने हैं, यहाँ 0 और यहाँ 0, तो r2 माइनस 3r1, यहाँ पे r3 माइनस 2r1, दोनों ऑपरेशन लगाने से ये 2 0 और यहाँ पे चेंज होके ये आ रहा है। अब आप देखो ये रो और ये रो तो सेम है, तो सब्ट्रैक्ट कर दो, r3 माइनस r2 निकाल लो, तो ये अपने आप एक रो कैसी हो गई, 0। अब इसके अंदर सिर्फ 2 नॉन जीरो रो बची हैं, इसका मतलब इसका रैंक 2 है, जबकि नंबर ऑफ वेक्टर्स कितने थे, 3। तो इसलिए आपके पास ये सेट कैसा आ गया, लीनियरली डिपेंडेंट आ गया, मतलब नॉन जीरो सॉल्यूशन आएगा। और इसीलिए ये जो वेक्टर्स हैं ये कैसे हैं, लीनियरली डिपेंडेंट हैं।
तो ये मेथड कहाँ से आता है, इसकी आप बाद में थ्योरम भी प्रूव करने वाले हो। तो अब आप क्वेश्चन ट्राई कर लोगे और